कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा। मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फायदा ना होगा। मैं जमीन पे भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। अस्सलामु अलैकुम, गुड इवनिंग, हेलो एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में मेरी जान हमने एंडोक्राइनोलॉजी का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ हार्मोन्स और उनके टाइप्स पढ़े थे। फिर चाहे वो एमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो, पेप्टाइड हार्मोन हो, स्टेरॉइड हार्मोन हो या फिर इकोसेनाइड हार्मोन हो, हर एक हार्मोन को हमने डिटेल में पढ़ा था विद एग्जांपल्स। आज के लेक्चर में मेरी जान हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को उठाने वाले हैं। लेकिन मेरी जान, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां पे लिंक पे क्लिक करके पहले आप इस वाले यानी एंडोक्राइनोलॉजी पार्ट 2 को देखें, उसके बाद आज के लेक्चर की तरफ आए। आज के लेक्चर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को उठाने वाले हैं और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हमारे पास है उसे दुनिया थायराइड ग्लैंड के नाम से जानती है। तो चलो मेरी जान, थायराइड ग्लैंड्स के बारे में कुछ गिने चुने बातें हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जब भी हम थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप थायराइड ग्लैंड के बारे में याद रखेंगे वो ये है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। रिमेंबर बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है which stores its secretion। जरा गौर से देखना, अगर मैं पहले इस पॉइंट को रब करूं, पहले मैं इसी चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि जो थायराइड ग्लैंड है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। सर, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या मुराद, जरा गौर से देखना। हमारे पास 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। नंबर 1 is called as exocrine gland, number 2 is called as endocrine gland और number 3 is बाबा called as mesocrine gland। जरा नजर रखे बाबा, हमारे पास कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को ब्लड के बजाय बॉडी के किसी सरफेस पे छोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेरी जान डक्ट्स। वो ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन को बाबा, वो ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन को मेरी जान ब्लड में छोड़ने के बजाय बॉडी के किसी सरफेस पे छोड़े, ऐसे ग्लैंड को हम मेरी जान एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यानी वो ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स के जरिए से बॉडी के किसी सरफेस पे छोड़े, ब्लड के बजाय किसी बॉडी कैविटी में छोड़े, ब्लड के बजाय बॉडी के किसी सरफेस पे छोड़े, ऐसे ग्लैंड को मेरी जान एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे तो बाबा आपके बॉडी में एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस या ऑडिटरी कैनाल के नीचे एक ग्लैंड पाया जाता है और उस ग्लैंड को हम पैरोटिड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और आपको मालूम है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है यह सलाइवा को आपके माउथ में सिक्रीट कर देता है। क्या पैरोटिड ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशन को ब्लड में छोड़ा? नहीं छोड़ा। पैरोटिड ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशन को माउथ में छोड़ा विद द हेल्प ऑफ अ डक्ट कॉल्ड एज स्टेनसेंस डक्ट। ऐसा ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन को ब्लड के बजाय बॉडी के किसी सरफेस पे छोड़े, ऐसे ही ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स मेरी जान ऐसे होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को बॉडी के सरफेस पे नहीं बल्कि डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट कर देते हैं। एक ऐसा ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशंस को बाबा ब्लड में छोड़े, एक ऐसा ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशंस को सरफेस के बजाय ब्लड में छोड़े, उसी ग्लैंड को बाबा एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम दिया जाता है। इसका मतलब है ना कि हमारे बॉडी में 2 प्रकार के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। जो ग्लैंड अपनी सिक्रीशन को बॉडी कैविटी पे छोड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, और वो ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन को डक्ट्स के जरिए से नहीं बल्कि डायरेक्टली ब्लड में छोड़े, ऐसा ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशंस को बॉडी कैविटी में नहीं बल्कि सीधे ब्लड में छोड़े, ऐसे ग्लैंड को ही मेरी जान हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यही पॉइंट आपके बोर्ड पे दोहराया हुआ है कि थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है।
लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, which stores its secretion, remember this point, which stores, शाबाश, which stores its secretion, जो अपनी secretions को बाबा स्टोर करता है, which stores its secretion, जरा गौर से देखना मेरी जान, which stores its secretion, which stores its secretion, जो अपनी सिक्रीशंस को लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर करता है। गौर से देखना, वो ग्लैंड जो, एक तो मैंने बोला कि थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशन को ब्लड में छोड़ेगा, लेकिन ब्लड में छोड़ने से पहले थायराइड ग्लैंड में अल्लाह पाक ने यह सलाहियत रखी है कि ये अपनी सिक्रीशंस को लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर कर सकता है, यहां तक कि ये 100 डेज की सिक्रीशंस को भी स्टोर कर सकता है। इट इज ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच कैन स्टोर इट्स सिक्रीशन फॉर अप्रॉक्सिमेटली अप टू 100 डेज, ये 100 दिनों तक अपनी सिक्रीशंस को स्टोर कर सकता है। तो एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन को लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर करे, उसी ग्लैंड को मेरी जान थायराइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो दो क्वालिटीज आपको पता चली, पहली क्वालिटी कि थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और दूसरी क्वालिटी ये अपनी सिक्रीशंस को लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर करने की सलाहियत रखता है बाबा। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके सामने छेड़ूंगा, जरा गौर से देखना बाबा। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये एक बटरफ्लाई शेप, रिमेंबर थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड, या मैं यूं कहूं बाबा कि ये एच शेप्ड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, ये एच शेप्ड ग्लैंड है, या ये शील्ड शेप्ड ग्लैंड है। एक ऐसा ग्लैंड है जिसकी शेप बटरफ्लाई की तरह होती है, जिसकी शेप एच की तरह होती है। एक ऐसा ग्लैंड जो बटरफ्लाई शेप का होता है, सर कहां पे पाया जाता है? रिमेंबर, लोकेटेड ऑन ट्रैकिया, लोकेटेड ऑन एंटीरियर साइड ऑफ ट्रैकिया। ये ट्रैकिया के एंटीरियर साइड पे पाया जाता है। लेकिन सर ट्रैकिया तो थोड़ा लंबा है ना, ट्रैकिया में कहां पे? रिमेंबर, बिलो द वॉइस बॉक्स के नीचे। अब जिनको वॉइस बॉक्स समझ ना आए वो याद रखे, एडम्स एप्पल के नीचे। समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, थायराइड ग्लैंड बाबा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, या ये एच शेप्ड ग्लैंड होता है जो आपके गर्दन के एंटीरियर साइड पे पाया जाता है, जो आपके ट्रैकिया के एंटीरियर साइड पे पाया जाता है, लेकिन एडम्स एप्पल के नीचे। जरा गौर से देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। लेट अस अज्यूम द टिप ऑफ दिस पेन इज अ वॉइस बॉक्स। अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि ये वॉइस बॉक्स है, इसी वॉइस बॉक्स के नीचे ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया का एंटीरियर साइड और ये ट्रैकिया का पोस्टीरियर साइड। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये ट्रैकिया के एंटीरियर साइड पे पाया जाता है, लेकिन बिलो द वॉइस बॉक्स के नीचे। अगर डायग्राम से समझाने की आपको कोशिश करूं तो बेटा आपके सामने डायग्राम ये रही मेरी जान, आपके सामने डायग्राम, और डायग्राम पे बाबा मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। जरा गौर से देखना, ये रहा बाबा आपका वॉइस बॉक्स, ये रहा मेरी जान आपका वॉइस बॉक्स इधर, और इस वॉइस बॉक्स के नीचे आपको मेरी जान दिखाई देगा, वॉइस बॉक्स के नीचे मेरी जान आपको दिखाई देगा एक जबरदस्त एच शेप्ड ग्लैंड, एक जबरदस्त बाबा एच शेप्ड ग्लैंड। इधर देखिए, ये रहा मेरी जान आपके पास बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, एंड ये जो बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, ये देखिए ट्रैकिया है ना, इधर से ये ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया है इस ट्रैकिया के एंटीरियर सरफेस पे, आगे वाले सरफेस पे पाया जाता है बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, एच शेप्ड ग्लैंड, और वॉइस बॉक्स के नीचे पाया जाता है। यही मैंने बोला कि जो थायराइड ग्लैंड है ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो ट्रैकिया के एंटीरियर साइड पे पाया जाता है, लेकिन मेरी जान वॉइस बॉक्स के बिल्कुल नीचे। अगर आप फिजिकली इसको पालपेट करना चाहते हो तो बाबा आपको यहां एक प्रोमिनेंट एरिया दिखेगा, एंड दिस प्रोमिनेंट एरिया इज कॉल्ड एज मेरी जान एडम्स एप्पल। इस एडम्स एप्पल के नीचे अगर आप थायराइड ग्लैंड को लेटरली टच करोगे, लेटरली पालपेट करोगे, तो यहां पे आपको ग्लैंड देखने को मिलेगा, एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज बाबा थायराइड ग्लैंड।
लेकिन गौर से देखना, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये खाली ट्रैकिया को एंटीरियर साइड से कवर नहीं, बल्कि ये ट्रैकिया को लेटरल साइड से भी कवर करता है। लेट अस अज्यूम दिस इज ट्रैकिया एंड दिस इज योर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड डज नॉट कवर द ट्रैकिया ओनली ऑन द एंटीरियर साइड, इट कवर्स द ट्रैकिया ऑन द लेटरल साइड्स टू। ये ट्रैकिया को लेटरल साइड से भी कवर करता है। तो दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने छेड़े। पहला पॉइंट कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो अपनी सिक्रीशंस को लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर करने की सलाहियत रखता है। पॉइंट नंबर 2, ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो ट्रैकिया के एंटीरियर साइड पे पाया जाता है, वॉइस बॉक्स के बिल्कुल नीचे। उसके बाद जरा गौर से देखना, अगर हम मेरी जान एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो बाबा याद रख लेना, अगर हम इसके साइज के बारे में बात करें, अगर हम इसके साइज के बारे में बात करें तो जो इसकी लेंथ होती है मेरी जान, रिमेंबर इसकी लेंथ होती है 4 to 4.8 सेंटीमीटर, 4 to 4.8 सेंटीमीटर। अगर हम इसके विड्थ की बात करें तो मेरी जान इसकी विड्थ होती है 2 सेंटीमीटर, और थिकनेस की बात करें मेरी जान तो इसकी थिकनेस होती है 1 सेंटीमीटर। और अगर हम इसके वजन की बात करेंगे तो इसका जो वजन है, इसका वजन होता है 15 ग्राम्स टू 25 ग्राम्स। हालांकि ये वेरिएबल है, डिपेंड करता है कि इंसान का बॉडी मास इंडेक्स कैसा है, ये डिपेंड करता है कि ओवरऑल हेल्थ कैसी है इंडिविजुअल की, उस हिसाब से इसका साइज और इसकी मेरी जान इसका वजन देखा जाता है। फिलहाल इसका साइज, लेंथ इसकी 4 से 4.8 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर। वजन इसका 15 से लेके 25 ग्राम तक हो सकता है। अगर हम इसका कलर देखेंगे तो रिमेंबर जो इसका कलर है ना बाबा, ये ब्राउन कलर का होता है। इन केस ऑफ एडल्ट्स इट इज ब्राउन इन कलर। और लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, कि असल में वर्टिबल कॉलम के हिसाब से ये कहां पे पाया जाता है। अब आप देखिए, ये हमारे पास कमर में रीढ़ की हड्डी है जिसे आप वर्टिबल कॉलम के नाम से जानते हैं। और आपको मालूम है कि जो वर्टिबल कॉलम है ना, इसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं, सर्वाइकल बोन्स होती है, इसमें थोरैसिक बोन्स होती है, वेरी वेरी गुड, इसमें लंबर होती है, सैक्रल बोन्स होती है और कॉक्सिजियल बोन होती है। और आपको मालूम है कि सर्वाइकल बोन्स कितनी होती है, C1 से लेके C2, C3, C4, C5, C6, C7, उसके बाद शुरू होता है T1, T2 अप टू T12। अब जरा गौर से देखेंगे आप, जहां पे सर्वाइकल बोन 5th शुरू होगी ना, और द सर्वाइकल बोन 5th स्टार्ट्स, वहीं पे शुरू होता है मेरी जान आपका थायराइड ग्लैंड। लेट अस अज्यूम ये मेरे पास वर्टिबल कॉलम है, इसमें ये सर्वाइकल बोन्स है 7, 1 2 3 4 5। जहां पे सर्वाइकल बोन 5th है उसके अपोजिट में आगे वाले वर्टिबल कॉलम तो पोस्टीरियर साइड में है ना, लेकिन इसी के सीध में आगे वाले साइड से शुरू होता है आपका थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन अगर देखा जाए तो इसकी लोकेशन शुरू होती है C5 से लेकर C6 से लेकर C7 से लेकर T1 तक इसकी लोकेशन होती है। इन रेफरेंस टू द वर्टिबल कॉलम, अगर हम इसको वर्टिबल कॉलम के हिसाब से देखें तो वर्टिबल कॉलम की जहां पर C5 है उसी सीध में, उसी के डायरेक्शन में एंटीरियर साइड पे शुरू होता है आपका थायराइड ग्लैंड। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो हमने इसका साइज भी देखा, हमने इसका वजन भी देखा, हमने इसका कलर भी देखा और हमने इसकी लोकेशन भी देखी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को छेड़ूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा, या पहले मैं स्लाइड पे आपको ले जाता हूं। चलो बाबा स्लाइड देखिए। पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था ना, ये रहा आपके पास, थायराइड ग्लैंड इज एन ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड वाहिद एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशंस को लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर करता है और ये मदद करता है मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म बोले तो आपके बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस में, आपके बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनको मदद करता है आपका थायराइड ग्लैंड। क्या आपको पता है कि जो थायराइड हार्मोन्स है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं। हालांकि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, इसीलिए मैंने फिलहाल इसको पेंडिंग रखा। इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा फंक्शंस में, यानी ये मेटाबॉलिज्म में कैसे मदद करेगा, बीएमआर को कैसे इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट पे क्या असर होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या असर है थायराइड ग्लैंड का, या नर्वस सिस्टम को कैसे डेवलप करता है थायराइड ग्लैंड। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है वो हम आगे जिक्र करेंगे मेरी जान, जब
हम इसकी फंक्शंस पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखें कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशंस को लार्ज क्वांटिटीज में स्टोर करके रखता है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड एच शेप्ड ग्लैंड होता है जो हमारे नेक के एंटीरियर साइड पे पाया जाता है, या जो ट्रैकिया के एंटीरियर साइड पे पाया जाता है वॉइस बॉक्स के नीचे। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने बोला, इसका जो साइज, इसकी जो लेंथ होती है 4 सेंटीमीटर होती है, इसकी जो विड्थ होती है 2 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है मेरी जान 1 सेंटीमीटर होता है, और वजन इसका मेरी जान 20 ग्राम यहां दिखाया गया है, लेकिन वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी मास इंडेक्स, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद अगर हम इसके कलर के बारे में देखेंगे तो इट इज ब्राउन इन कलर, इट इज ब्राउन इन कलर। अब लास्ट पॉइंट पहले मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। अब जरा गौर से देखेंगे, अगर हम थायराइड ग्लैंड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके सामने बनाए तो बाबा नजर रख लेना, ये रहा आपके सामने थायराइड ग्लैंड एज शेप्ड जो ट्रैकिया के एंटीरियर साइड पे पाया जाता है। अब इसके दो लोब्स होते हैं, एक मेरी जान राइट लेटरल लोब कहलाता है। द फर्स्ट लोब इज कॉल्ड एज राइट लेटरल लोब। Remember, the first lobe is called as right lateral lobe, and the second lobe is called as left lateral lobe. Left lateral lobe. आराम से समझना। If this is the trachea, trachea के anterior side पे thyroid gland और इस thyroid gland के दो लोब। अब जो वाला लोब राइट साइड से है उसे राइट कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड से है उसे लेफ्ट कहेंगे। लेटरल क्यों? क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये ट्रैकिया को असल में खाली एंटीरियर साइड से कवर नहीं करता, बल्कि ये ट्रैकिया को असल में लेटरल साइड से कवर करता है। दिस इज ट्रैकिया, और ट्रैकिया को लेटरल साइड से और एंटीरियर साइड से कवर करने वाला लोब्स होते हैं। जो लोब ट्रैकिया को एंटीरियर और लेटरल साइड से कवर करेंगे ना, उसे हम कहेंगे राइट लेटरल लोब, और जो ट्रैकिया को एंटीरियर और लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेटरल साइड से कवर करेंगे ना, उसे हम कहेंगे लेफ्ट लेटरल लोब। तो दो लोब्स होते हैं यूजुअली थायराइड ग्लैंड के। नंबर 1 इज कॉल्ड एज राइट लेटरल लोब, फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द trachea and covers it laterally, and the second one is called as left lateral lobe, which is found on the left side of the trachea and covers it laterally. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इन दोनों लोब्स में एक नैरो पैसेज देखने को मिल रही है, जरा गौर से देखेंगे आप, नैरो पैसेज इधर देखने को मिल रही है जो मैंने येलो कलर से बनाई। दिस नैरो पैसेज which connects these two lobes, this narrow passage is called as isthmus. इस नैरो पैसेज को isthmus के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर है ना? तो हमारे थायराइड ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं, राइट लेटरल लोब एंड लेफ्ट लेटरल लोब, एंड both these lobes are actually connected by a narrow passage, and that narrow passage is called as isthmus. अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लेकर आता हूं, जरा गौर से बाबा देखना। ये रही मेरी जान आपके सामने हायोइड बोन। हायोइड बोन के बारे में आपने सुना होगा कि ये पाई जाती है एट द बेस ऑफ द स्कल, जहां पे टंग रेस्ट करती है। ये एक ऐसी बोन है जिसपे टंग रेस्ट करती है। लेट अस अज्यूम हमारे रूफ ऑफ द शाबाश माउथ में, रूफ ऑफ द माउथ में एक बोन होती है जिसपे टंग होती है, उसे मेरी जान हायोइड बोन के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखना, ये जो isthmus है ना, मगर isthmus का लेफ्ट साइड, isthmus के लेफ्ट साइड से बाबा कुछ मसल्स निकल कर आती है, एंड दीज मसल्स जो येलो कलर की आपको दिखाई दे रही है, दीज मस्कुलर बंडल्स, दीज मसल फाइबर्स which arise from the isthmus and just go to the hyoid bone. कुछ मसल्स निकल कर आती है, कुछ मसल फाइबर्स निकल कर आती है जो isthmus को किसके साथ जोड़ती है? हायोइड बोन के साथ, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। ट्रस्ट मी, दीज मसल बंडल्स, दीज मसल फाइबर्स, ये जो मसल फाइबर्स हायोइड बोन को मेरी जान isthmus के साथ जोड़ देती है ना, दीज मसल फाइबर्स आर कॉल्ड एज लिवेटर। रिमेंबर द नेम, दे आर कॉल्ड एज लिवेटर थायरॉइडाe, लिवेटर थायरॉइडाe ग्लैंड्यूले, लिवेटर थायरॉइडाe ग्लैंड्यूले, या आप इनको लिवेटर ग्लैंड्यूले थायरॉइडाe बोलो, लिवेटर ग्लैंड्यूले थायरॉइडाe।
These are called as levator glandulae thyroidae और they are called as the muscles of the thyroid gland। ये जो मसल्स होती है ये थायराइड ग्लैंड को किसके साथ जोड़ देती है? हायोइड बोन के साथ for mechanical support। But please remember these muscles do not run right on the right side, they just run on the left side of the neck। ये मसल्स हर एक में तो नहीं होती लेकिन जिसमें मौजूद होंगी उसमें ये रन कहां से करेंगी? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। दे कनेक्ट द इस्थमस, दे कनेक्ट द इस्थमस, दे कनेक्ट द इस्थमस विद द हायोइड बोन। ये इस्थमस को हायोइड बोन के साथ कनेक्ट करेंगी लेकिन प्रेजेंट होंगी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। इतना क्लियर? तो यूजुअली हमने क्या बोला कि जब भी हम फिर से सुनना आराम से, जब भी हम थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो बाबा इसके दो लोब्स होते हैं, राइट लेटरल लोब एंड द लेफ्ट लेटरल लोब, एंड बोथ द लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ नैरो पैसेज कॉल्ड isthmus, and from the isthmus muscle fibers arise and they connect the isthmus with the hyoid bone, and these muscle fibers are called as levator glandulae thyroidae, or you can call them levator thyroidae glandulae। Shuffling of words, both the names are exactly correct। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि इंसानों में बताओ थायराइड ग्लैंड के कितने लोब्स होते हैं, आप बताएंगे दो, मैं बोलूंगा 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स। रिमेंबर बाबा 50% इंडिविजुअल्स में या 50% थायराइड ग्लैंड्स में। जरा नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर जाऊं तो ये रहा आपके सामने थायराइड ग्लैंड 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स में। ये रहा राइट लोब, ये रहा लेफ्ट लोब और ये रहा बीच में इस्थमस। 50% ऑफ द इंडिविजुअल्स में इस्थमस से बड़ा एक छोटा सा लोब निकल कर आता है, एंड ट्रस्ट मी दिस लोब इज कॉल्ड एज pyramidal लोब। गौर से देखना, दिस लोब इज कॉल्ड एज pyramidal लोब। इस लोब को हम बाबा pyramidal लोब के नाम से जानते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज थर्ड लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, थर्ड लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है थर्ड लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, या इसका एक जबरदस्त नाम है, इट इज कॉल्ड एज लोब ऑफ लॉलेट। इट इज कॉल्ड एज लोब ऑफ लॉलेट। इट इज कॉल्ड एज लोब ऑफ लॉलेट बिकॉज इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय पेरी लॉलेटी। इसे पेरी लॉलेटी ने डिस्क्राइब किया था 18th सेंचुरी में। तो क्या मैं हक के साथ इन पॉइंट्स को आपके सामने एक स्लाइड के जरिए से पहुंचाऊं? ये रहा मेरी जान हमारे पास पहली स्लाइड, जहां पे हमने लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया था। यही बोल रहा है कि हमारा थायराइड ग्लैंड दो लोब्स का बना होता है। इट कंटेन्स टू लोब्स, right lateral lobe and the left lateral lobe, and both the lobes are connected to each other by isthmus। अब इसके बाद isthmus के बारे में कुछ जिक्र किया गया है, वो पॉइंट आपके सामने दोहराऊंगा। इधर देखो बाबा, isthmus is connected to hyoid bone। isthmus किसके साथ जुड़ा होता है? hyoid bone के साथ। ये रही मेरी जान आपके सामने थायराइड ग्लैंड, ये रहा बाबा आपके सामने थायराइड ग्लैंड, एंड ये रही मेरी जान आपकी isthmus बीच में। और ये isthmus अगर आप गौर से देखेंगे, दिस isthmus is connected by a muscular bundle, by a muscle fibers with the hyoid bone, and this muscle fibers, these muscle bands, they are called as shabash, they are called as बाबा शाबाश, यहां लिखा हुआ है, they are called as, कहां लिखा है? They are called as levator muscle of the thyroid gland। इसे हम levator muscle of the thyroid gland के नाम से जानते हैं, या इसे हम thyroid glandulae भी कहते हैं, या मैं यूं कहूं levator thyroid glandulae। यानी अगर आप बाबा गौर से देखेंगे, यही पॉइंट हमने लिखा है कि isthmus is connected to hyoid bone। isthmus किसके साथ जुड़ा होता है? hyoid bone के साथ जुड़ा होता है एक मसल फाइबर के जरिए से, and that muscle fiber is called as levator glandulae thyroidae। इसी फाइबर को मेरी जान levator thyroidae glandulae कहा जाता है, या इसी को मेरी जान levator glandulae thyroidae कहा जाता है। इसके बाद मैंने कहा कि इसे हम थायराइड मसल के नाम से भी जानते हैं, मसल ऑफ थायराइड के नाम से भी जानते हैं, या लेवेटर मसल ऑफ थायराइड के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लेवेटर मसल ऑफ द थायराइड ग्लैंड।
और इसके बाद याद रखना ये हर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन जिसमें प्रेजेंट होगी उसमें ये लेफ्ट साइड से पाई जाएगी। इट इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल, बट व्हेन इट इज प्रेजेंट इट इज यूजुअली लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। ये नेक के लेफ्ट साइड से पाई जाती है। उसके बाद जरा गौर से हम आगे बढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक और स्लाइड के जरिए से। ये रही मेरी जान आपके सामने हायोइड बोन, और ये रहा बाबा आपके सामने थायराइड ग्लैंड, और ये रहा मेरी जान थायराइड ग्लैंड का इस्थमस, और इस्थमस is connected on the left side by a muscle bundle, and this muscle bundle goes up into the hyoid bone. This muscle bundle is called as levator glandulae thyroidae, LGT, levator glandulae thyroidae। चलो बेटा, इसके बाद थोड़ा और जिक्र करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, और हम मौजू को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये रहा बाबा आपके सामने थायराइड ग्लैंड। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड का देखोगे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं पॉइंट्स को समराइज करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा वो ये था कि थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो अपनी सिक्रीशंस को कहां पे बहुत क्वांटिटीज में स्टोर करके रख सकता है। दूसरा पॉइंट हमने बोला कि ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो ट्रैकिया के एंटीरियर साइड पे पाया जाता है बिलो द वॉइस बॉक्स। तीसरा पॉइंट हमने ये बोला कि जो थायराइड ग्लैंड होता है मेरी जान, इसका साइज 4 सेंटीमीटर होता है, इसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर और थिकनेस 1 सेंटीमीटर होती है, इसका कलर ब्राउन होता है, ये भी हमने बोला। वजन की बात करेंगे तो 10 से 20 या 15 से 25 इसका वजन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद हमने बोला कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ये असल में बाबा 2 लोब्स का बना होता है। एक लोब राइट साइड से होता है, राइट लेटरल लोब कहते हैं। दूसरा लोब लेफ्ट साइड से होता है, लेफ्ट लेटरल लोब कहते हैं। दोनों लोब्स आपस में जुड़े होते हैं बाय अ नैरो पैसेज कॉल्ड एज इस्थमस। और इस्थमस जो है मेरी जान ये ऊपर हायोइड बोन के साथ जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ सम मसल फाइबर्स, एंड दीज मसल फाइबर्स आर बाबा कॉल्ड एज लेवेटर ग्लैंडुले थायराइडे। इसके बाद हमने बोला कि यूजुअली तो हर इंडिविजुअल में 2 ही लोब्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में 50% थायराइड ग्लैंड्स में एक एक्स्ट्रा लोब पाया जाता है जिसे हम पाइरामिडल लोब के नाम से जानते हैं। इसी को हम मेरी जान थर्ड लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इसके बाद मैंने बोला कि ये जो पायरामिडल लोब होता है ये सेम टिश्यू का बना होता है, इसलिए इसकी भी वही फंक्शन होगी जो फंक्शन थायराइड ग्लैंड की होगी। इसके बाद हम थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर जिक्र करेंगे तो रिमेंबर थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बाबा मैकेनिज्म पढ़ना है ना आगे तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बोला कि जो थायराइड ग्लैंड होता है इसमें कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एंड ट्रस्ट मी दीस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स। आराम से सुनना, इन्हें हम बाबा थायराइड फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। They are called as thyroid follicles। अब जरा गौर से देखना, ये जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं ना मेरी जान, ये कोई स्पेशल सेल्स के बने होते हैं। यहां पे आपको एग्जामिनर बहुत हद तक कंफ्यूज कर सकता है। ये जो थायराइड फॉलिकल होता है ना बाबा, ये थायराइड फॉलिकल कुछ स्पेशल सेल्स का बना होता है, एंड ट्रस्ट मी दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज थायरोसाइट्स। They are called as thyrocytes, और they are called as बाबा follicular cells। इन्हें हम फॉलिक्यूलर सेल्स के नाम से जानते हैं। इन सेल्स को थायरोसाइट्स कहा जाता है या इन्हें हम फॉलिक्यूलर सेल्स के नाम से जानते हैं। अब जरा अगर मैं इसको हवा थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश करूं ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट को आपके सामने अच्छे से रख पाऊं, ये रहा बाबा आपके सामने। इस थायराइड फॉलिकल को बाबा अगर हम थोड़ा जूम करें, अगर इसको थोड़ा मैग्नीफाई करें, ये है आपके पास थायराइड फॉलिकल। अभी मैंने कहा कि जो थायराइड फॉलिकल होता है ये कुछ स्पेशल सेल्स का बना होता है, एंड दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज थायरोसाइट्स। 2 किस्म की सेल्स होती है ना, कंफ्यूज कैसे हो? एक होती है थायरोसाइट और दूसरी होती है थायरोट्रॉफ।
बहुत इंपॉर्टेंट है वो। थायरोट्रॉफ थायराइड ग्लैंड में नहीं पाई जाती। थायरोट्रॉफ मेरी जान पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में थायरोट्रॉफ होती है, कॉर्टिकोट्रॉफ होती है। समझ रहे हो ना? बहुत सारे किस्म की सेल्स आपके कहां पे होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड में, जैसे थायरोट्रॉफ, जैसे कॉर्टिकोट्रॉफ, जैसे सोमैटोट्रॉफ, जैसे गोनेडोट्रॉफ। तो थायरोट्रॉफ्स आर द सेल्स व्हिच आर एक्चुअली फाउंड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिनका काम होता है टीएसएच रिलीज करना। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन थायराइड ग्लैंड में जो सेल्स होती है, इन्हें थायरोट्रॉफ नहीं, इन्हें थायरोसाइट कहा जाता है। तो रिमेंबर, थायरोट्रॉफ्स आर नॉट द सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायरोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो व्हाट इज दिस? ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है बाबा? ये है थायरोसाइट। मेमाकोडर्म है, इसे क्या बोलेंगे? थायरोसाइट। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे, सर ये सेल है, इसका मतलब इसके पास मेम्ब्रेन होगा। हाँ है ना बाबा, मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन जो है इसका मेम्ब्रेन जो है, कुछ मेम्ब्रेन इसका ल्यूमेन के साइड से पाया जाता है। Now the membrane which is found on the luminal side of the thyroid follicle, ये thyroid follicle है बाबा, ये इसका luminal side है और ये इसकी पेरिफेरी है। थायरोसाइट का मेम्ब्रेन जो ल्यूमिनल साइड के तरफ से पाया जाए, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। वेरी वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ल्यूमिनल मेम्ब्रेन थायरोसाइट्स का मेम्ब्रेन है और ये किस तरफ होता है? ये थायराइड फॉलिकल के इंटीरियर साइड, यानी ये ल्यूमन की तरफ से होता है, बाहर की तरफ से नहीं। अगर आप इस थायराइड फॉलिकल को देखेंगे तो ये थायराइड फॉलिकल की बेस है ना, पेरिफेरी है ना, यही से थायराइड फॉलिकल शुरू होता है। ये इसका बाहर वाला हिस्सा और ये इसका अंदर वाला हिस्सा। अब थायरोसाइट का मेम्ब्रेन जो अंदर वाले हिस्से की तरफ पाया जाए, जो ल्यूमेन की तरफ पाया जाए, पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो बीच वाली स्पेस है, इसे कोलाइड के नाम से जाना जाता है या इसे ल्यूमेन के नाम से जाना जाता है। मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो ल्यूमेन की तरफ देखने को मिले, जो कोलाइड की तरफ देखने को मिले, इधर देखो, वो मेम्ब्रेन जो कोलाइड की तरफ देखने को मिले, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो बाहर की तरफ दिखाई दे, इस मेम्ब्रेन को मेरी जान बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा? बेसल मेम्ब्रेन। तो थायरोसाइट में जो मेम्ब्रेन ल्यूमन की तरफ देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। और वो वाला मेम्ब्रेन जो बेस की तरफ, जो पेरिफेरी की तरफ, जो आउटसाइड की तरफ देखने को मिले, इसे बेसल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो साइड्स में दिखाई दे, इसे मेरी जान हम लेटरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज लेटरल मेम्ब्रेन्स। These are called as lateral membranes. अब ये जानना क्यों जरूरी है कि जब मैं आपको हार्मोन्स की सिक्रीशन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन कहां पे होता है, टीएसएच किस वाले मेम्ब्रेन पे एक्ट करेगा, ये जानना तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। इसीलिए फिलहाल याद रखें कि थायराइड ग्लैंड में कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दीज स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स, एंड थायराइड फॉलिकल्स आर मेड अप ऑफ सम स्पेशल सेल्स कॉल्ड as thyrocytes, and these thyrocytes in thyrocytes के पास जो मेम्ब्रेन होता है वो 3 प्रकार का होता है। वो मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो ल्यूमेन की तरफ दिखाई दे, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो आउटसाइड दिखाई दे, उसे बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। और मेम्ब्रेन का वो हिस्सा जो मेरी जान लेटरल साइड से दिखाई दे, जो साइड्स में दिखाई दे, उसे लेटरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन थायरोसाइट्स के अंदर जो भी जगह बची हुई है, इस जगह को मेरी जान कोलाइड कहा जाता है, जहां पे T3 और T4 की सिक्रीशन होती है, जहां पे T3 और T4 बनता है। कैसे बनता है वो हम बताएंगे अभी के अभी। तो चलो मेरी जान अगले स्लाइड पे आने की कोशिश करेंगे। तो चलो बेटा, हम थायराइड हार्मोन्स के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको थायराइड हार्मोन समझ नहीं आए तो बाबा मेडिकल सर्जिकल में एडिसन्स डिजीज हो या कोई और किस्म की प्रॉब्लम हो, हाशिमोटोस डिजीज हो, आपको समझ आने वालों में से नहीं है। ना ही आपको एडिसन्स नहीं, ना ही आपको बाबा शाबाश हाशिमोटोस डिजीज समझ आएगी, ना ही आप
आपको मेरी जान ग्रेव्स डिजीज समझ आएगी, ना ही हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ग्राफी साइन, जाफ्रॉय साइन, कोई साइन समझ नहीं आएगी जब तक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो चलो मेरी जान, थायराइड हार्मोन्स यानी T3 और T4 के लेवल के बारे में बात करेंगे। हम आज देखेंगे कि T3 और T4 कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जब भी हम T3 और T4 के बारे में बात करते हैं ना, तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने सुपर मास्टर ग्लैंड के पास। इस सुपर मास्टर ग्लैंड को बाबा, इस सुपर मास्टर ग्लैंड को मेरी जान दुनिया किस नाम से जानती है? हाइपोथैलेमस। जरा गौर से देखना बाबा, ये रहा आपके पास आपका हाइपोथैलेमस। नजर रखना बाबा, ये रहा आपके पास आपका हाइपोथैलेमस। और मेरी जान, हाइपोथैलेमस के नीचे आपका एक जबरदस्त किस्म का ग्लैंड जिसे दुनिया पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानती है। आराम से कॉन्सेप्ट को देखोगे तो बाबा समझ जरूर पाओगे। हमने कहा कि अगर हमें थायराइड हार्मोन्स को समझना होगा तो हमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में जिक्र करना पड़ेगा। नंबर 1 हाइपोथैलेमस एंड नंबर 2 मेरी जान पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जरा गौर से देखना कॉन्सेप्ट की तरफ। जब आपका बॉडी बाबा, जब आपका हार्ट, गौर से देखना, जब आपका हार्ट ब्लड पंप करेगा, ये ब्लड बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगा ना, ये ब्लड बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगा ना, तो रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर, जो ही आपका हार्ट ब्लड को पंप करेगा और ये ब्लड बॉडी के हर ऑर्गन तक पहुंचाएगा, ये ब्लड को मेरी जान ब्रेन तक भी पहुंचाएगा। और जब ये ब्लड बाबा ब्रेन तक पहुंचेगा, अगर खुदा ना खास्ता इस ब्लड में T3 और T4 की लेवल घट चुकी थी, गौर से देखना, अगर इस ब्लड में T3 और T4 की लेवल घट चुकी थी, हार्ट ने ब्लड सप्लाई किया ब्रेन को, लेकिन इस ब्लड में T3 और T4 की लेवल घट चुकी थी, अगर इस ब्लड में T3 T4 की लेवल घट चुकी थी, बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट घट चुकी थी, तो रिमेंबर हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो जाएगा। एंड प्लीज रिमेंबर रिमेंबर एंड रिमेंबर दैट न्यूक्लियस इज मेरी जान कॉल्ड एज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अगर आपके बॉडी में T3 T4 की लेवल कमी है, अगर आपके ब्लड में T3 और T4 की लेवल कमी, T3 और T4 की लेवल की कमी है, तो बाबा आपके हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई एक्टिवेट होगा एंड यू कॉल दैट न्यूक्लियाई एज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। आप इस न्यूक्लियाई को पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हो और आप बाबा समझ जाते हो कि न्यूक्लियाई का मतलब क्या है। न्यूक्लियाई इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सराउंडेड बाय द व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर के बीच में, एक्सॉन्स के बीच में अगर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई पाया जाए, इफ दिस इज द सेल बॉडी और यहां से एक्सॉन निकला, सेल बॉडी एक्सॉन निकला, सेल बॉडी एक्सॉन निकला, सेल बॉडी एक्सॉन निकला, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज व्हिच आर सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय द व्हाइट मैटर, दिस ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इज मेरी जान कॉल्ड एज शाबाश न्यूक्लियाई। समझ रहे हो ना? अब आपके हाइपोथैलेमस में क्या है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस बाबा एक्टिवेट हो जाता है, एक और जबरदस्त हार्मोन को रिलीज कर देता है एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज TRH। नजर रखना, सबसे पहले जब ब्लड आपके ब्रेन में पहुंचेगा, अगर इस ब्लड में T3 और T4 की लेवल की कमी है, तब जाके आपके हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई एक्टिवेट होता है जिसे हम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और जब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एक्टिवेट होगा तो मेरी जान ये TRH को रिलीज करेगा। TRH बोले तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गौर से देखना बाबा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नजर रखना टॉपिक की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गौर से देखना उसके बाद क्या होगा, जो ही यहां पे TRH बना, अब ये TRH मेरी जान ब्लड वेसल्स के जरिए से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचेगा। ये TRH सीधे जाएगा आपके ब्लड वेसल्स में और TRH मेरी जान ब्लड वेसल्स के जरिए से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचेगा। आप बाबा नजर रखना होगा क्या,
जरा गौर से देखना मेरी जान क्या होगा, जो ही ये टीआरएच ब्लड वेसल्स के जरिए से पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचेगा। आप सबको मालूम है पिट्यूटरी ग्लैंड है ना बाबा, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की सेल्स पाई जाती है। जरा गौर से कॉन्सेप्ट की तरफ देखना, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की सेल्स पाई जाती है। सम सेल्स आर कॉल्ड एज सोमैटोट्रॉफ्स, बहुत किस्म की सेल्स पाई जाती हैं सोमैटोट्रॉफ्स। देयर आर सम अदर सेल्स दे आर कॉल्ड एज गोनैडोट्रॉफ्स। इधर लिखो बाबा, यहां पे बहुत सारे किस्म की सेल्स होती है, जैसे सोमैटोट्रॉफ होगी, यहां पे एक और किस्म की सेल होगी बाबा गोनैडोट्रॉफ होगी, और मेरी जान यहां पे ल्यूटोट्रॉफ होगी। बहुत सारी सेल्स होती है, ल्यूटोट्रॉफ होगी, इसी में यहां पे मेरी जान कॉर्टिकोट्रॉफ होगी, और इसी में बाबा एक जबरदस्त किस्म की सेल यहां पे पाई जाती है, एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज थायरोट्रॉफ। रिमेंबर द नेम, द सेल इज कॉल्ड एज थायरोट्रॉफ। अभी बताया था ना कि थायरोट्रॉफ्स आर नॉट फाउंड इन द थायराइड ग्लैंड, थायरोट्रॉफ्स आर फाउंड इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब गौर से फिर से कॉन्सेप्ट की तरफ देखना, जो ही आपके ब्लड में T3 T4 की लेवल घटी, तब जाके मेरी जान एक न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ। उस न्यूक्लियस को हमने बोला पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, और जब पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ, इसने एक हार्मोन को रिलीज किया, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ब्लड के जरिए से पहुंचा आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचने के बाद ये मेरी जान इन स्पेशल सेल्स को एक्टिवेट करेगा, एंड दीज स्पेशल सेल्स आर कॉल्ड एज थायरोट्रॉफ्स। जरा गौर से देखना, जो ही ये एक्टिवेट हो जाएंगी, जरा गौर से देखना, जो ही ये टीआरएच की वजह से एक्टिवेट हो जाएंगी, उसी वक्त पर आपकी थायरोट्रॉफ जो होती है ये एक जबरदस्त हार्मोन को रिलीज कर देती है, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज टीएसएच। अब ये कैसे टीएसएच प्रोड्यूस करेंगी, इसके लिए हमें सेल सिग्नलिंग ट्रांसमिशन पढ़ना पड़ेगा। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन कैसे एक्टिवेट होता है, सीएएमपी कैसे कन्वर्ट होता है, वो हम बाबा आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मेन मुद्दे की बात करेंगे। तो ब्लड में T3 T4 की लेवल घटी, उसके बाद पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ, जिसके कारण टीआरएच रिलीज हुआ। टीआरएच ब्लड के जरिए से मेरी जान आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचा, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचने के बाद टीआरएच ने थायरोट्रॉप्स को एक्टिवेट किया, और थायरोट्रॉप्स ने मेरी जान एक हार्मोन को रिलीज किया, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये ब्लड वेसल्स के जरिए से पहुंचेगा मेरी जान आपके जबरदस्त ग्लैंड में, जिसको अभी के अभी हमने पढ़ा था, जिसे दुनिया थायराइड ग्लैंड के नाम से जानती थी। ये मैं आपके सामने बाबा बनाऊंगा थायराइड ग्लैंड। जरा गौर से देखना कॉन्सेप्ट को। ये रहा मेरी जान आपके सामने थायराइड ग्लैंड, ये रहा बाबा आपके सामने थायराइड ग्लैंड। और अब हमने क्या बोला कि टीएसएच ब्लड वेसल्स के जरिए से सीधे पहुंचेगा मेरी जान आपके थायराइड ग्लैंड के पास। अब यहां पे बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। जो ही टीएसएच आपके थायराइड ग्लैंड के पास पहुंचेगा, तो मेरी जान यहां पे होते हैं ना स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, अभी पढ़ाया था, एंड दोस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स। याद है ना बाबा, दे आर कॉल्ड एज थायराइड फॉलिकल्स। इन्हें हम थायराइड फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं बाबा, दे आर मेड अप ऑफ सम स्पेशल सेल्स, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज थायरोसाइट्स। बताया था, दे आर कॉल्ड एज थायरोसाइट्स। अब होगा क्या, जरा गौर से देखना। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मेरी जान में डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो ही टीएसएच बाबा आपके थायरोसाइट्स के मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है, तो यहां पे बाबा एक प्रोटीन होता है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। नजर रखना बाबा बोर्ड की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन।
अब हुआ क्या, जो ही पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच आया, इस टीएसएच ने जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट किया। आप गौर से देखना, जो ही जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, पहले ये बताओ जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन किस मेम्ब्रेन पे होगा, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन कि बेसल मेम्ब्रेन? ल्यूमिनल मेम्ब्रेन इधर वाला है और बेसल मेम्ब्रेन इधर वाला है। सो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन इज फाउंड ऑन द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द थायरोसाइट्स। अब जो ही टीएसएच आएगा, ये जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। हाँ सर करेगा। जब जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होगा ना, तो इसी मेम्ब्रेन पे एक और एंजाइम बाबा होता है, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एडेनिलाइल साइक्लेस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे समझाने की कोशिश करूंगा। लेट अस अज्यूम ये है आपका थायराइड फॉलिकल। गौर से देखना बाबा, ये है थायराइड फॉलिकल, और ये थायराइड फॉलिकल के अंदर जबरदस्त किस्म की सेल जिसे आपने थायरोसाइट के नाम से जाना, यह है बाबा आपकी थायरोसाइट्स। गौर से देखना, यह है आपकी थायरोसाइट्स। और मैंने बताया यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या आया था, पिट्यूटरी ग्लैंड से आया था ना टीएसएच। वेरी वेरी गुड। अब टीएसएच जो ही पहुंचा तो इसने मेरी जान एक प्रोटीन को एक्टिवेट किया, और उस प्रोटीन का हमने नाम रखा था जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। अब जो ही जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, ये थायरोसाइट्स के मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम को मेरी जान एक्टिवेट करता है, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एडेनिलाइल साइक्लेस। एडेनिलाइल साइक्लेस। It activates an enzyme called as adenylyl cyclase। जो ही एडेनिलाइल साइक्लेस एक्टिवेट होता है, अब आपको मेरी जान मालूम है कि ये सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी भी बनाया होगा। अब जो सेल के अंदर एटीपी होता है ना, ये एडेनिलाइल साइक्लेस उस एटीपी को मेरी जान कन्वर्ट कर देता है इनटू सीएएमपी। गौर से कॉन्सेप्ट की तरफ देखना, सीएएमपी में कन्वर्ट किया। उसके बाद ये जो सीएएमपी होता है ना मेरी जान, दिस सीएएमपी एक्टिवेट्स अनदर एंजाइम व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द सेल, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेज ए। सबसे पहले क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने टीएसएच रिलीज किया, और टीएसएच ब्लड के जरिए से आपके थायराइड फॉलिकल्स में, और थायराइड फॉलिकल्स के थायरोसाइट्स के मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन था जिसे हमने जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन कहा। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, इसने एक एंजाइम को स्टिमुलेट किया कॉल्ड एज एडेनिलाइल साइक्लेस। जो ही एडेनिलाइल साइक्लेस एक्टिवेट हुआ, इसने सेल के अंदर एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट किया। सीएएमपी बोले तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एटीपी बोले तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट कन्वर्ट्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इनटू साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां पे नाम लिख के रखता हूं, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक एडेनोसिन। एडेनोसिन इज एन अमाइनो एसिड, मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके बाद ये सीएएमपी ने क्या काम किया, सेल के अंदर एक और एंजाइम को बाबा एक्टिवेट किया, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेज ए। अब सर होगा क्या, अब होगा क्या सर, अब होगा ये, नजर रखना बाबा, सीएएमपी एक पर हुआ, नजर रखना। वेरी गुड, नजर रखना मेरी जान। अब देखो अब होगा क्या, जब एटीपी कन्वर्ट सीएएमपी में होगा, सीएएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो प्रोटीन काइनेज ए है, ये सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, आपको मालूम है सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। ये प्रोटीन काइनेज ए उस डीएनए पे फॉस्फोरस ऐड कर देता है। इट एड्स फॉस्फोरस ऑन द डीएनए प्रेजेंट विद इन द सेल। इसका मतलब ये पीके क्या काम कराएगा, इट विल कॉज फॉस्फोराइलेशन। ये क्या कॉज करेगा, फॉस्फोराइलेशन, मतलब इट विल ऐड फॉस्फोरस ऑन द डीएनए। और जब भी डीएनए पे फॉस्फोरस ऐड होगा, दिस डीएनए विल बी कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, एंड यू नो व्हेन डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इस अमल को बाबा ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले टीएसएच आया, टीएसएच ने जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन ने एडेनिलाइल साइक्लेस को एक्टिवेट किया, एडेनिलाइल साइक्लेस ने एटीपी को कन्वर्ट किसमें किया,
CAMP में, और CAMP ने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर डाला। एंड वंस द प्रोटीन काइनेज ए इज एक्टिवेटेड, दिस प्रोटीन काइनेज ए adds phosphorus on the DNA, and when DNA is phosphorylated, जब DNA की phosphorylation हो जाती है, it is converted into mRNA, and this mRNA, अब मुझे बताओ, सेल के अंदर mRNA बना ना, इस सेल के अंदर तो राइबोसोम्स भी होंगे क्योंकि सेल है और सेल के अंदर राइबोसोम्स होते हैं। Now these ribosomes will convert mRNA into protein. This is very very important point. It will convert this mRNA into proteins, and trust me, this process when mRNA is converted into protein, this is called as translation. ये बाबा आपने सेंट्रल डोगमा में पढ़ा होगा। अब लास्ट में हमारे पास क्या बना? प्रोटीन। अब आप यकीन नहीं करेंगे, यहां पे जो प्रोटीन हमारे पास बना ना, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज thyroglobulin. Important protein. This protein is called as thyroglobulin. अब जरा गौर से कॉन्सेप्ट की तरफ देखना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे जो प्रोटीन बना वो कौन था? थायरोग्लोबिन। यहां एक और चीज बनाऊंगा मैं, यहां एक और थायराइड फॉलिकल बनाऊंगा। अब ये रही थायराइड फॉलिकल में थायरोसाइट, और यहां पे हमारे पास आया था TSH, और आखिर में TSH ने इन शॉर्ट क्या किया, इसने एक प्रोटीन बनाया कॉल्ड एज थायरोग्लोबुलिन। बनाया कि नहीं बनाया? ये देखो बनाया ना। अब जो ही ये थायरोग्लोबुलिन को बनाता है तो कसम खुदा की इसी सेल में एक और प्रोटीन प्रेजेंट ऑलरेडी होता है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज पेंड्रिन। रिमेंबर द नेम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोटीन का नाम क्या है बाबा? पेंड्रिन। अब ये पेंड्रिन क्या काम करता है? ये इस थायरोग्लोबुलिन को हटा देता है, ये इस थायरोग्लोबुलिन को धकेल देता है इनटू द कोलॉइड। ये रहा मेरी जान आपके सामने ल्यूमन, कोलॉइड में धकेल देता है, और कोलॉइड में किसको धकेला गया? थायरोग्लोबुलिन को। TSH आया, TSH ने थायरोसाइट्स को एक्टिवेट किया और एक प्रोटीन बनाया कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन, और जो ही थायरोग्लोबुलिन बना, ये पेंड्रिन की वजह से मेरी जान किधर पहुंचाया गया? कोलॉइड में। अब आपके कोलॉइड में मेरी जान पहुंचा थायरोग्लोबुलिन। और आपको मालूम है कि जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन हमेशा बना होता है एमाइनो एसिड्स का, और ये बढ़ाने की जरूरत नहीं, बेसिक सवाल है और आप सबको मालूम है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड्स। यहां पर जो एमाइनो एसिड देखने को मिलता है, दिस इज टायरोसिन। नाम तो सुना होगा, टायरोसिन मशहूर एमाइनो एसिड है बाबा, टायरोसिन। अब आपके कोलॉइड में क्या है? आपके कोलॉइड में थायरोग्लोबिन है, और थायरोग्लोबिन पे क्या है? थायरोग्लोबिन पे है मेरी जान एमाइनो एसिड, एंड दैट एमाइनो एसिड इज कॉल्ड एज टायरोसिन। अब जरा गौर से देखना, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करूं ताकि आपको समझा पाऊं। नजर रखना बाबा, नजर रखना मेरी जान। अब आपको मालूम है, आपके कोलॉइड में तो थायरोग्लोबिन है जहां पे टायरोसिन भी है। अब आपको मालूम है कि इस थायराइड ग्लैंड को ब्लड भी तो चाहिए ना, इसको तो ग़िज़ा भी चाहिए, इसको ब्लड सप्लाई भी चाहिए, और हार्ट इसको ब्लड सप्लाई करेगा। और जब हार्ट इसको ब्लड सप्लाई करेगा, या मैं यूं कहूं कि जिस ब्लड से TSH आ रहा था, उसी ब्लड से मेरी जान आयोडीन आता है या आयोडाइड आता है। जो आप ग़िज़ा के साथ आयोडीन खाते हैं, जो आप ग़िज़ा के साथ आयोडाइड खाते हैं, ये आयोडाइड मेरी जान एब्जॉर्ब होगा और किधर चला जाएगा? ब्लड में। अब ये ब्लड जो है, क्या ये आपके थायराइड ग्लैंड के पास नहीं पहुंचेगा? हाँ पहुंचेगा। तो याद रखना मेरी जान, लेट अस अज्यूम ये आपके पास है थायराइड फॉलिकल, और ये आपके थायराइड ग्लैंड में पहुंची ब्लड सप्लाई। अब बताओ, आपने जो आयोडाइड खाया था, क्या वो आयोडाइड ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ? हाँ सर हुआ। इसका मतलब इस ब्लड में है ना आयोडाइड, ओ है ना बाबा। अब होगा क्या मेरी जान? दिस आयोडाइड विल बी एब्जॉर्ब। गौर से देखना बाबा, दिस आयोडाइड विल बी एब्जॉर्ब। नजर रखना मेरी जान, आयोडाइड विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय थायरोसाइट्स। लेकिन यहां एक खास चीज का ख्याल रखें, यहां डिफ्यूजन नहीं होगा, यहां मेरी जान पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, यहां मेरी जान एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाया जाएगा। क्योंकि सेल्स जो होती है ना, सेल्स के अंदर ऑलरेडी आयोडाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और सेल्स के बाहर आयोडाइड की कंसंट्रेशन कम होती है। इसका मतलब आयोडाइड को ब्लड से तो सेल्स के अंदर जाना है ना, लेकिन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। फिर से सुनो, सेल्स के अंदर नॉर्मली आयोडाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और ब्लड में आयोडाइड की कंसंट्रेशन कम होती है। तो नॉर्मल फिनोमेना क्या कहती है कि आयोडाइड मस्ट मूव फ्रॉम सेल्स इनटू द ब्लड।
बाय डिफ्यूजन। लेकिन यहां बिल्कुल ऐसा नहीं होता। यहां आयोडाइड अपोजिट टू द ग्रेडियंट चलेगा। यहां आयोडाइड मूव करेगा अपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट विल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन इनटू द हायर कंसंट्रेशन। इट विल मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल्स। लेकिन क्या इसको एनर्जी लगेगी ना इसके लिए? हाँ लगेगी। और मेरी जान वो एनर्जी इसको सोडियम देगा, क्योंकि बाबा ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और सेल्स के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है। क्या ब्लड मूव करेगा फ्रॉम ब्लड? क्या सोडियम मूव करेगा क्या फ्रॉम सोडियम? सॉरी, क्या नजर रखे, क्या सोडियम मूव करेगा फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल्स? यस सर करेगा, क्योंकि ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा और सेल्स में सोडियम की कंसंट्रेशन कम, तो सोडियम विल मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल्स बाय डिफ्यूजन। लेकिन मेरी जान याद रखना, जब जब सोडियम ब्लड से ट्रेवल करके आपके सेल्स के अंदर जाएगा, सोडियम मेरी जान कहता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मुझे अकेले जाने से थोड़ा डर लगता है, इसीलिए मैं अपने साथ अपने करीबी दोस्त को लेकर जाऊंगा। और ये अपने साथ लेकर जाता है आयोडाइड को। अब बताओ, आयोडाइड तो मेरी जान सेल्स के अंदर घुसा, लेकिन इसको एनर्जी किसने दी? एनर्जी दी ना मेरी जान सोडियम ने। तो इसको एनर्जी मिली तो मेरी जान मैं इसको कहूंगा ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन क्या ये प्राइमरी है या सेकेंडरी? अगर एनर्जी खुद की होती तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता, लेकिन एनर्जी सोडियम ने दी, इसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। रिमेंबर, आयोडाइड विल मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द सेल्स बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतना क्लियर? अब आपके सेल्स में क्या पहुंचा? आयोडाइड। वाओ, सो ब्यूटीफुल। नजर रखना बाबा, आपके सेल्स में पहुंचा आयोडाइड। अब होगा क्या, जो ही इन सेल्स में आयोडाइड पहुंचा ब्लड के जरिए से, नाउ दिस आयोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ी ना, वो आयोडाइड की कंसंट्रेशन सेल्स में बढ़ी ना, यहां से आयोडाइड बाबा मूव करेगा इनटू द कोलाइड। आप बाबा आप बहुत अच्छे नतीजे पे पहुंचे हैं। आयोडाइड विल मूव फ्रॉम द सेल्स इनटू द कोलाइड, into the colloid, and इसमें मदद करेगा इसको एक एंजाइम, and that enzyme is called as TPO, thyroxine peroxidase। रिमेंबर द नेम, इस एंजाइम का नाम है थायरॉक्सिन पेरोक्सिडेज। इसके बाद ये आयोडाइड पहुंचेगा आपके कोलाइड में। मुझे बताओ, कोलाइड में ऑलरेडी क्या था? अब कॉन्सेप्ट को लास्ट तक पहुंचा रहा हूं, बस 2 मिनट लगेंगे बाबा। नजर रखना, यहां ऑलरेडी था ना थायरोग्लोबिन, और उस थायरोग्लोबिन में क्या थे? टायरोसिन मॉलिक्यूल्स। अब एक और चीज इस कोलाइड में आ चुकी है, एंड दैट्स कॉल्ड एज आयोडाइड। बट रिमेंबर, ये आयोडाइड नेगेटिव फॉर्म में होता है। रिमेंबर, दिस आयोडाइड इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। इस आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज टायरोसिन पेरोक्सिडेज। टायरोसिन पेरोक्सिडेज की बहुत सारी फंक्शंस है। पहली फंक्शन, ये आयोडीन को ट्रैप करेगा, आयोडाइड को ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा और कन्वर्ट करेगा आयोडीन में। एंड जब आपके कोलाइड में आयोडीन पहुंचा, अब होगा क्या? जरा नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूं। ये रही मेरी जान आपके पास थायराइड फॉलिकल, ये रही आपके पास थायरोसाइट। नजर रखना बाबा, ये रही थायरोसाइट। क्या आपके कोलाइड में 2 चीजें पहुंच चुकी है? नंबर 1 थायरोग्लोबुलिन, यस सर पहुंच चुकी है। और इस थायरोग्लोबुलिन में क्या मौजूद होता है? इसमें होते हैं बाबा एमाइनो एसिड्स। एंड व्हाट इज दिस एमाइनो एसिड कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज टायरोसिन। कॉन्सेप्ट पे पहुंचे हम। और यहां एक और चीज पहुंची ना, आयोडीन। पहुंची कि नहीं पहुंची? यहां पहुंची आयोडीन मेरी जान, आयोडीन। अब होगा क्या बाबा? नजर रखना, अब होगा यो कि ये आयोडीन जो है ये टायरोसिन के साथ बाइंड होगा। ये है ना टायरोसिन, इसके साथ बाइंड क्या होगा? आयोडीन। ये भी है ना टायरोसिन, इसके साथ बाइंड क्या होगा? आयोडीन। बाइंड होगा आयोडीन। ये भी है टायरोसिन, इसके साथ बाइंड क्या होगा? आयोडीन। ये भी है टायरोसिन, इसके साथ बाइंड होगा बाबा आयोडीन। अब जरा हम नतीजे पे पहुंचे। मुझे बताओ हुआ क्या? सबसे पहले मेरी जान थायरोग्लोबुलिन बना, सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। उसके बाद आयोडीन को ट्रैप किया गया इनटू द कोलाइड। उसके बाद ऑक्सीडेशन हुई आयोडीन की। उसके बाद आयोडीन किसके साथ मिला? टायरोसिन के साथ। अब यहां बाबा होगा क्या? कभी कभार एक आयोडीन एक टायरोसिन के साथ मिल जाता है। रिमेंबर, व्हेन वन आयोडीन कंबाइन्स विद वन टायरोसिन, इट इज कॉल्ड एज मोनो आयोडोटायरोसिन। नजर रखना बाबा, मोनो आयोडोटायरोसिन। कभी कभार एक आयोडीन एक टायरोसिन के साथ बाइंड हो जाता है और उसे हम कहते हैं मोनो आयोडोटायरोसिन। लेकिन कभी कभार बाबा एक आयोडीन के एक टायरोसिन के साथ 2 आयोडीन मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। एंड व्हेन 2 आयोडीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ टायरोसिन, दिस इज कॉल्ड ए डाई आयोडो। नाम से ही पता चल रहा है बाबा,
डाई आयोडोटायरोसिन। गौर से देखिए, मानो एक आयोडीन मिला किसके साथ? टायरोसिन के साथ। मानो आयोडोटायरोसिन। उसके बाद कभी कभार क्या होता है कि एक ही टायरोसिन के साथ दो आयोडीन मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज डाई आयोडोटायरोसिन। और यहां पे भी क्या बना? डाई आयोडोटायरोसिन। दिस इज योर मोनो आयोडोटायरोसिन, दिस इज योर डाई आयोडोटायरोसिन, दिस इज आल्सो योर डाई आयोडोटायरोसिन। आप बेटा नजर रखना बोर्ड की तरफ, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। होगा क्या? इसके बाद कपलिंग रिएक्शन होगी। क्या मतलब कपलिंग रिएक्शन? जरा गौर से कॉन्सेप्ट की तरफ देखना, मैं आपको समझाऊंगा। इधर देखो, हमारे पास सबसे पहले एक आयोडीन एक टायरोसिन के साथ मिला, हमने नाम रखा मोनो आयोडोटायरोसिन। कभी कभार दो आयोडीन एक ही टायरोसिन के साथ मिले, हमने कहा डाई आयोडोटायरोसिन। अब होगा क्या? ये मोनो आयोडोटायरोसिन डाई आयोडोटायरोसिन के साथ मिल जाता है। रिमेंबर व्हेन वन मोनो आयोडोटायरोसिन, एक आयोडीन और एक टायरोसिन, मोनो आयोडोटायरोसिन। एक टायरोसिन और दो आयोडीन, डाई आयोडोटायरोसिन। उसके बाद ये वाला और ये वाला आपस में मिलेंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। रिमेंबर, दे विल कपल विद ईच अदर, इट इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। नाम याद रखना, इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब होगा क्या? मोनो आयोडोटायरोसिन किसके साथ मिलेगा? डाई आयोडोटायरोसिन के साथ। Now remember, when mono आयोडोटायरोसिन combines with डाई आयोडोटायरोसिन, क्या लग रहा है आपको? क्या बनेगा? बनेगा मेरी जान ट्राई आयोडोथायरोनिन। रिमेंबर द नेम, ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसी हार्मोन को मेरी जान आप T3 के नाम से जानते हो। लेकिन कभी कभार डाई आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन आपस में मिलेंगे। ये डाई आयोडोटायरोसिन मिला डाई आयोडोटायरोसिन के साथ और बनाया बाबा टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे आप T4 या जिसे आप थायरॉक्सिन के नाम से जानते हो। उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा। बट नजर रखिए, आप मुझे सवाल कर सकते हैं, सर यहां पे मोनो आयोडोटायरोसिन था, यहां पे डाई आयोडोटायरोसिन था, तो यहां पे ट्राई आयोडोटायरोसिन बनना चाहिए था, ट्राई आयोडोथायरोनिन कैसे बन गया? केमिकल रिएक्शंस की बाबा खासियत है, केमिकल रिएक्शंस की यही खासियत है मेरी जान कि जब भी दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है ना वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास हाइड्रोजन है, जलाने की प्रॉपर्टी है इसके पास, और आपके पास ऑक्सीजन है, और जलाने के बजाय इसको जलाने में एनहेंस करता है। तो हाइड्रोजन जलाता है, ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है, लेकिन जब बाबा मिलते हैं ना तो पानी बनाते हैं, और पानी की अपोजिट प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं एग्जाम्पल दूं, अगर का नेचू स्मोकिंग करांचू या उसका बाप भी स्मोकिंग करता है, अब अगर किसी दिन बाप घर से अकेले निकलेगा तो क्या स्मोकिंग करेगा? सर करेगा। और अगर बच्चा अकेले निकला तो क्या स्मोकिंग करेगा? सर करेगा। लेकिन जब एक साथ निकलेंगे तो क्या बच्चा स्मोकिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रॉपर्टी चेंज होगी। When reactants combine together, the new product formed has a different property, has a different characters and have different केमिकल फॉर्मूला। जो प्रोडक्ट नया बनता है उसकी केमिकल फॉर्मूला भी डिफरेंट होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है, क्योंकि केमिकल चेंज हो जाती है। जहां पे केमिकल चेंज होगी वहां पे केमिकल रिएक्शन होगी, और जहां पे केमिकल रिएक्शन होगी वहां पे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मेरी जान डिफरेंट होती है। तो इसीलिए जब मोनो आयोडोटायरोसिन और डाई आयोडोटायरोसिन मिलते हैं तो ये ट्राई आयोडोटायरोसिन नहीं, ट्राई आयोडोथायरोनिन बनाती है, जिसे हम T3 के नाम से जानते हैं, जिसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन बनाते हैं, जिसे हम T4 के नाम से जानते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर ब्लड में T3 T4 की लेवल कम है तो बाबा आपका हाइपोथैलेमस क्या करेगा? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट होने के बाद यहां से एक हार्मोन निकल कर आएगा कॉल्ड एज TRH। TRH आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड मेरी जान रिलीज करेगा TSH, और ये TSH आपके थायराइड ग्लैंड में पहुंचेगा, और थायराइड ग्लैंड में मेरी जान ये थायराइड फॉलिकल्स को एक्टिवेट करके मेरी जान क्या काम करेगा? एक और हार्मोन बनाएगा कॉल्ड T3 और बनाएगा बाबा T4। बताओ T3 T4 कब बने? जब मेरी जान आपके ब्लड में T3 T4 की लेवल कम थी। इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी को खत्म करने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए आपका थायराइड ग्लैंड T3 और T4 बना देता है। तो आपको समझ आया होगा हाउ T3 and T4 आर प्रोड्यूस्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम
इसी टॉपिक को मजीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे भी इजाजत, आप भी बेचिए अल्लाह के हवाले। हमारे अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह।